पीवाईक्यू सीरीज में पहला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो एंशिएंट इंडिया का करेंगे। अगर हम यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की बात करें तो पीवाईक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू के एक बार देखते हैं, जब एक बार आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं और आप एमसीक्यूज को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं या मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर किस एग्जामिनेशन में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चाहे वो प्रीलिम्स के हों, जीएस के और या मेंस के हों, आपके ऑप्शनल, अब तो खैर ऑप्शनल रिमूव किया जा रहा है अधिकतर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी में भी चूंकि एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल के तौर पर है। आप अगर पीवाईक्यू देख लेते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चनों का स्तर क्या होता है, किस तरीके से आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में भी जो है पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक तो क्वेश्चन का नेचर पता लगता है, फिर साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के डिफिकल्ट लेवल पता लग जाता है। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में पीवाईक्यू को आप देखेंगे और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के देखेंगे, एमपी पीसीएस के पीवाईक्यू के देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से एक अंतर नजर आएगा प्रश्नों के स्तर में। तो आप डिफिकल्टी लेवल को असेस कर सकते हैं कि किस स्तर पर आपको तैयारी करनी है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी के प्रश्न बिल्कुल ही अलग होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, फैक्चुअल उसमें कंटेंट कम होता है, एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है। अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें तो फैक्ट्स भी आपको मज़े के मिलते हैं, अधिकतर प्रश्न में आपको फैक्ट मिल जाता है। तो सिलेबस की किस टॉपिक को हमें कितना फोकस करना है ये आपको आइडिया पीवाईक्यू से ही मिलता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर किस टॉपिक से, अगर आप हिस्ट्री को ले रहे हैं तो हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसके 3 खंड है, एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। फिर आप एनालाइज कर सकते हैं पीवाईक्यू को देखने के बाद कि किस खंड से प्रश्न अधिक आ रहे हैं। मॉडर्न से आ रहे हैं, मॉडर्न में भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल से आ रहे हैं, गांधीयन पीरियड से आ रहे हैं, या कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एंशिएंट में है अगर प्रश्न है तो वो अधिकतर प्रश्न एंशिएंट में कहाँ से बनते हैं, मेडिवल के प्रश्न कहाँ से बनते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है तो आप आगे के जो वर्ष हैं उनमें आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लें, 1-2 साल के पेपर को, और आप देखें किन खंडों से प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से प्रश्न आने की संभावना है, और उन टॉपिक्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो उन खंडों को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ एक बेनिफिट आपको और मिलता है, और वो बेनिफिट ये मिलता है कि जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उनका रिपीटिशन आपको स्टेट पीसीएस में तो बराबर दिखता है, यूपी पीसीएस में भी एक ट्रेंड रहा है। कभी एक आध वर्षों में आप कह सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों में 2018 के बाद एक आध बार ऐसी स्थिति आई है कि पीवाईक्यू में से प्रश्न कम आए हैं, लेकिन प्रश्न निरंतर बनते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम जीएस के सिलेबस के अलग अलग खंडों को देखें तो उन खंडों में भी हिस्ट्री का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री एक डायनेमिक सब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप को एक बार हिस्ट्री पर आपकी समझ बन जाती है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर आपने उनकी पीवाईक्यू भी अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो कई सारे प्रश्नों का उत्तर आप एग्जामिनेशन हाल में दे सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पीवाईक्यू में लेकर के आ रहा हूं। पूरा ये कंप्लीट रहेगा, एवरग्रीन वीडियो रहेगा, इसको हम टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे और बाद में इसका एक जो है गीगा वीडियो जिसे आप कह सकते हैं, कई तरीके के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं, मैं इसका गीगा या मेगा वीडियो जो आप कह सकते हैं अपलोड करूंगा जबकि इसका फाइनल कंपाइलेशन होगा। लेकिन ये पहला वीडियो है और इसमें हम बात करने चल रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का इतिहास में एक प्रश्न है, पैट स्टेट पीसीएस में तो पैट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। देखिए ये प्रश्न जो है 2015 में अगर हम बात करें आया था लोअर पीसीएस में, और ये विवादास्पद प्रश्न था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, क्योंकि इसमें जो उत्तर माना गया था
वो पुरातत्वविद मांग लिया गया था। लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फुड जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। इसलिए कभी भी ये प्रश्न आए और अगर उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है पुरातत्वविद, तो आप पुरातत्वविद के साथ जा सकते हैं। अगर भूगर्भ वैज्ञानिक दे रखा है तो आप भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों फैक्ट दे रखे हैं और आपके पास ऑप्शन इन दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आपको भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही को लेकर के चलना है। नेक्स्ट प्रश्न की, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। देखिए, कोपेनहेगन एक कैपिटल है डेनमार्क की कंट्री की, और ये जो है यूरोप में है, और यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ रखी हुई हैं पाषाण, कांस्य और लोह युग की। उनके आधार पर ये विभाजन किया गया है पाषाण, कांस्य और लोह युग का। इसको किसने किया था, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है थॉमसन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस प्रश्न को थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे, कह रहे हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, यानी लोअर पैलियोलिथिक एज में, मध्य पूर्व पाषाण काल में यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ऊपरी पाषाण काल में यानी अपर पैलियोलिथिक एज में, और मध्य पाषाण काल में यानी मीजोलिथिक एज में। तो यहाँ अगर आप अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी में आपको डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देगा, मेजोलिथिक एज, लेकिन ऊपर में जो है लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज है। और हमको यहाँ भी ध्यान रखना है कि इसका जो ए ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लीजिए इसका कि देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा, स्टोन एज जो है, उसको मोटे तौर पर हम लोगों ने 3 खंडों में बांट रखा है। एक तो है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। और ये जो पुरापाषाण काल है ये लगभग 5 लाख वर्ष बीसी था, यानी 5 लाख वर्ष पुराना था बीसी। और इसके बाद फिर जब हमारा जो नया युग शुरू हुआ वो हमारा रहा मध्य पाषाण काल का, और फिर वो जो रहा नेक्स्ट फॉलोइंग वो रहा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसको 3 खंडों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से। एक है पूर्व पुरापाषाण काल या निचला या निम्न पुरापाषाण काल, और इसका जो पीरियड है वो 5 लाख से 50,000 बीसी दे रखा है। फिर मध्य पुरापाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000 बीसी दे रखा है। और उच्च पुरापाषाण काल, इसका जो टाइम दे रखा है वो 40,000 से 10,000 बीसी दे रखा है। और 40,000 से 10,000 बीसी के बाद जब हम 9,000 बीसी तक आते हैं तो हमारा वो पीरियड जो कहलाता है वो मध्य पाषाण कहलाता है। और उसके बाद 7,000 बीसी से हमारा काल जो आता है वो नवपाषाण लगाता है। और ये जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। लगभग 9,000 बीसी से आप मध्य पाषाण काल का प्रारंभ मान सकते हैं। और अगर हम बात करें मध्य पाषाणिक स्थलों के रूप में, तो हमें मध्य प्रदेश के में आदमगढ़ एक जगह मिली है जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से राजस्थान में हमको बागोर एक जगह मिली है, वहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन को जो प्रारंभ हुआ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है। इसका सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हुए स्थान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और इसी तरीके से बागोर जो है वो राजस्थान में है। तो इसका आंसर सी है, क्लियर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए, सारे प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू के प्रश्न हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं। मैक्सिमम इनके क्वेश्चन जो हैं वो यूपीपीसीएस से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रश्न मैंने जो है इसमें यूपीएससी के भी ऐड किए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रखा है चौपानी मांडो, काकोरिया, मैदहा और सराय नहार राय। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहेंगे इसका जो सही उत्तर है वो मैदहा है। देखिए, मैदहा से जो है हमको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और मैदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और ये प्रतापगढ़ जो है मध्य गंगा घाटी में है। और मैदहा के ही पास जो है सराय नहार राय और दमदमा है। इससे जुड़े भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि अभी आपको आगे स्लाइड्स में मिलते हैं। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं, मैदहा से प्राप्त हुए हैं, लखैया से प्राप्त हुए हैं, चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मैदहा से। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल निकले हैं।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 स्थल हैं, दमदमा, सराय नाहर राय और मैदहा। तो यहाँ पर जो दमदमा है, दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। और दमदमा है कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, और प्रतापगढ़ जो है मध्य गंगा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखिए, नवपाषाण काल का में पहला ऑप्शन दे रखा है नवपाषाण काल में, बी ऑप्शन मध्य पाषाण काल में, सी ऑप्शन पुरापाषाण काल में, और डी ऑप्शन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, नवपाषाण काल में। लेकिन अभी जो कुछ वर्तमान में आधुनिक खोजें हुई हैं उससे हम ये कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कि खाद्यान्नों की कृषि के कुछ साक्ष्य हमको जो है मध्य पाषाण काल में भी मिले हैं। हालांकि अभी इसका उत्तर नवपाषाण काल ही रहेगा। और नवपाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में मिला है। ये प्रश्न पैट प्रश्न है, आपको मालूम होगा। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए, अगर हम मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज की बात करें तो सबसे पहला जो अनाज था गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। इसमें सी ऑप्शन सही है, जौ। चूंकि अगर हम ऐतिहासिक अन्वेषण करें और वैश्विक पटल पर देखें तो सबसे पहली जो खेती के हमको प्रमाण मिलते हैं पश्चिम एशिया में, वो जौ की खेती के मिलते हैं। और जौ ही मानव द्वारा जो है सबसे पहले प्रयुक्त जो हुआ था अनाज के रूप में, वो जौ था। नेक्स्ट स्लाइड, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से माइंड में हमेशा रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली यूपी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नई चीजें मिलने जा रही। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहला ए कोलडिहिवा से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लहुरा देव से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेहरगढ़ से, और लास्ट ऑप्शन डी दे रखा है टोकवा से। लेकिन हम थोड़ा सा यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर हम बात करें कोलडिहिवा की तो ये लगभग 6500 बीसी में बेलन घाटी या बेलन नदी के तट पर प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद के निकट एक स्थल है। और यहां से हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो चावल का अभी तक का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये 6500 बीसी का है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो मेहरगढ़, जैसा कि मैंने बताया, नवपाषाण कालिक स्थल है और यहां से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और यह स्थल लगभग 7000 वर्ष पुराना है। लेकिन 1992 में एक स्थल की खोज हुई उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, और इस संत कबीर नगर में एक स्थान है लहुरा देव, और यहां से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो लहुरा देव है ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व यानी बीसी का है। तो एक चीज तो ये स्पष्ट हो रही है कि लहुरा देव एक मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो काल है वो 8000 से 9000 बीसी का है। साथ ही साथ यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें और उसमें लहुरा देव और कोलडिहिवा दोनों हो तो हमारा उत्तर जो होगा, रिस्पांस जो होगा वो लहुरा देव होगा। प्राचीनतम कृषि खाद्यान्न के रूप में अगर हम देखें तो भी हमारा आंसर लहुरा देव होगा। और अगर लहुरा देव उसमें नहीं दे रखा है तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य में मेहरगढ़ से बताने हैं, और अगर चावल के साथ पूछे जाए प्राचीनतम तो वो कोलडिहिवा से बताने हैं। निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो गया होगा। पीवाईक्यू इतना डिटेल वे में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि ये एक तरीके का लेक्चर है, और इसके माध्यम से आप पीवाईक्यू के माध्यम से न केवल पीवाईक्यू को आप को रिवाइज कर पा रहे हैं, पीवाईक्यू के माध्यम से आप सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको समझ पा रहे हैं, और जो उसका एनालिसिस है वो भी समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने जा रहा है। और अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छे लगे तो निश्चित रूप से इसे आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अब प्राचीनतम साक्ष्य की बात आ रही है तो इसमें आंसर आपको सीधे सीधे बता देना है कि मेहरगढ़ होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ जो है 6500 बीसी का है, और कोलडिहिवा 6500 बीसी का है, और मेहरगढ़ जो है वो 7000 बीसी का है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर भी मेहरगढ़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसी स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
उस स्थल का बताइए जहां से प्राचीनतम जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो जीवन के प्रमाण कहां से मिलेंगे? जब हमारा जीवन में स्थायित्व आया होगा, और सबसे पहले स्थायित्व, जीवन के स्थायित्व के प्रमाण वही मिल सकते हैं जहां सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई हो। तो इस प्रश्न के उत्तर से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसका उत्तर डी ऑप्शन सही होगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक जो पीरियड है, हम उस युग को कहते हैं जब हम पाषाण के साथ किसी धातु का प्रयोग करते हैं, और वो धातु ताम्र के रूप में अगर है तो वो युग हमारा जो है क्या कहलाता है? चालकोलिथिक युग कहलाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला पुरापाषाण युग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड्स में बताया है कि पुरापाषाण जो है 5 लाख BC पूर्व है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा विकास के आपको चिन्ह नहीं दिखे हैं। नवपाषाण युग अभी मैंने बताया, ताम्रपाषाण युग, और ताम्रपाषाण के बाद लौह युग आता है। निम्न में से किस एक पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस स्थल से, पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चूंकि जो हमारा प्राचीनतम स्थल अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता के परिधि के अंदर, तो चूंकि हमारा जो अब तक का अनुसंधान रहा है आधुनिक, उसके आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो स्थानीय कृषि समुदायों के विकसित स्वरूप को प्रकट करती है। और चूंकि सबसे प्राचीन अगर हम कृषि स्थल के रूप में देखें तो मेहरगढ़ है, तो इसलिए मेहरगढ़ को हम एक ऐसा प्रस्थल मान सकते हैं जहां से सांस्कृतिक अवशेष हड़प्पा सभ्यता तक के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम चले, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? देखिए, नवदा टोली कहाँ है? तो नवदा टोली का उत्खनन की अगर बात की जाए तो ये उत्खनन जो हुआ था वो HD संकालिया जी ने किया था। इसका आंसर सी सही होगा, और नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित, जैसे मैंने बताया। फिर वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृत्त पाषाण, इसमें देखिए एक मेगा महापाषाणिक स्थल के रूप में अगर हम देखें तो इनकी पहचान जो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये एक्चुअल में जब हम शवों के साथ पत्थरों को भी गाड़ देते थे तो हम उसको क्या कहते हैं? महापाषाणिक स्थल। और ये महापाषाणिक स्थल जो है दक्षिण भारतीय संस्कृति की, नवपाषाणकालीन संस्कृति के बहुत बड़ी विशेषता है। और एक्चुअल में जब हम शवों के साथ पत्थरों को भी गाड़ देते थे तो हम उसको क्या कहते हैं? महापाषाणिक स्थल। और ये महापाषाणिक स्थल जो है दक्षिण भारतीय संस्कृति की, नवपाषाणकालीन संस्कृति के बहुत बड़ी विशेषता है। और साथ ही साथ ये लोह युग को भी इंगित करता है कि इस समय तक लोहे का उपयोग दक्षिण भारत में होने लगा था। राक कटीला, यहाँ पे मिस्टेक है। राक कटीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो राक कटीला संगनकल्लू से है। आपको मालूम है संगनकल्लू कहाँ है, किस राज्य में है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपको बिल्कुल स्पष्ट आंसर इसका है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र हैं, और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ये अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर भारत में किस शिलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हम भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और OCP जो मृदभांड है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि प्राचीन भारत में किस समय किस किस क्षेत्र में कौन कौन से मृदभांड प्रयोग किए गए और कौन से मृदभांड किस संस्कृति से हमारे जो है जुड़े हुए हैं। अगर आप कमेंट करके माध्यम से मुझसे कहेंगे तो मैं लेटेस्ट जानकारी के साथ जो अब तक नए उत्खनन हुए हैं और जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर हम आपको ये बताएंगे। इसका जो उत्तर होगा गैरिक मृदभांड का, वो उत्तर जो है इसका
ए ऑप्शन सही है, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड संस्कृति का जो ओसीपी मिला है वो हस्तिनापुर का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ताम्रशाम काल में, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफन करते थे? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर एक ऑप्शन है, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, और सी दक्षिण से उत्तर की ओर, और साथ ही साथ पश्चिम से पूर्व की ओर, डी ऑप्शन। लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें कि जब भी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतकों को दफनाते थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर कर दफन करते थे, क्योंकि उस समय ताम्रपाषाणी संस्कृति के रूप में जोरवे संस्कृति वहां पर थी। जोरवे संस्कृति के जो स्थल महत्वपूर्ण थे उसमें निवासा है, दैमाबाद है, चंदोली है, इनाम गांव है, ये सारे स्थल हैं जो कि जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, और इसका सही उत्तर जो है वो ए ऑप्शन ब्रह्मगिरी, बी ऑप्शन बुर्जहोम, सी ऑप्शन चिरांद, और डी ऑप्शन मस्की। और इसका सही उत्तर जो है वो बुर्जहोम है, और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर हमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करी जाए तो निम्नलिखित में किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यह रिपीट क्वेश्चन हो गया। और फिर गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवास के जो हमारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए ऑप्शन मोरहाना पहाड़, बी ऑप्शन घगरिया, सी ऑप्शन बगही खोर, और डी ऑप्शन लखैया। तो इसका सही उत्तर जो है वो लखैया है, और लखैया से हमको जो है मानव कंकाल मिले हैं। और ये जो लखैया है वो विंध्य क्षेत्र में है, यहाँ से लगभग 27 कंकाल जो है मिले, जहां तक मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूं। और भारतीय नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो आपको इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करी जाए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एक इंजीनियर थे और ब्रिटिश सेना में थे, और रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 1861 में पहला महानिदेशक जो है, डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, और वर्तमान में इसका जो नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। ये पहला हमारा टॉपिक हुआ। नेक्स्ट जब हम वीडियो अपलोड आपके लिए करेंगे तो उसमें हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण PYQs हैं और इनको इंक्लूड करेंगे, और इसी के तरह क्रम में हम जो है पूरे एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, प्रयास अच्छा लगा है, या कोई आपके सुझाव है तो वो आप हमें दे सकते हैं, ताकि वो इंप्रूवमेंट किया जा सके। निश्चित रूप से यूट्यूब ज्ञान का एक समंदर है, एक सागर है, और उसमें ये मेरा छोटा सा प्रयास है। कई सारे बहुत ही विद्वान एजुकेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको प्रयास सराहनीय लगे, अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमारे ज्वाइन बटन को भी लाइक कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। और बहुत ही हमने उसको इस तरीके से डिजाइन कराया है कि ताकि हर व्यक्ति तक हम पहुंच सके, और आपको आपकी समस्याओं का समाधान प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सके। थैंक यू सो मच।